सर मेरा नाम रवि कुमार सिहाग है। मैं राजस्थान के गांव तीनडीएम, जिला श्रीगंगानगर का निवासी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर से किया है। उसके बाद में सर मैंने यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की और 1 साल आईआरटीएस के तौर पर काम किया। उसके बाद में इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के में अभी मैं कार्यरत हूँ। और सर मेरी हॉबीज हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग, वर्कआउट करना और स्मॉल स्केल फार्मिंग एक्सपेरिमेंट, एग्रीकल्चर के विषय पर मैं ज्यादा रुचि रखता हूँ। अब आईआरटीएस में थे और आपने वो छोड़ के आईडीएएस को चुन लिया। जी सर। ये बहुत अजीब सी बात नहीं लग रही सुनने में? क्योंकि जो सर्विसेज की प्रेफरेंस नॉर्मली हम देखते हैं पिछले कई सालों से, आईआरटीएस इनवेरिएबली आईडीएएस से ऊपर होता है। और मेरे ख्याल से आपके लिए भी रहा ही होगा शुरू में। तो फिर आईआरटीएस होने के बाद आईआरटीएस से रिजाइन करके आईडीएएस को चुनना, डिफेंस अकाउंट्स को चुनना, ये एक प्रैग्मेटिक फैसला था, सर्विस ओरिएंटेड फैसला था, ये कुछ और निहितार्थ हैं इसके पीछे? सर मेरा जो उद्देश्य था वो सर मुझे आगे तैयारी शुरू करनी थी। आईआरटीएस में सर एक डायनेमिक सर्विस है, टाइम कंज्यूमिंग सर्विस है। उसमें सर मैं अपनी प्रिपरेशन को जारी नहीं रख पाता, तो इसलिए सर लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर और इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के प्रोफाइल के बारे में पढ़ा तो सर मुझे अच्छे इसमें प्रोस्पेक्टस लगे, तो इस वजह से सर मैंने ये सर्विस ज्वाइन की थी। तो बेसिकली आपने आईडीएएस इसलिए चुना कि टाइम आराम से मिल जाता है, काम कम करना पड़ता है और मैनेज हो जाता है। जी सर। तो ये बात सही साबित हुई उस सर्विस में आने के बाद? जी सर, ये बात सही साबित हुई है सर। मैं इस बार का मेरा मेंस अच्छा गया है और अभी मैं इंटरव्यू में हूँ, तो मैं मानता हूँ कि मैंने सही फैसला किया था। तो अभी आप ट्रेनिंग पे हैं या सर्विस में आ चुके हैं? जी सर, मैं सर्विस में आ चुका हूँ, अभी ट्रेनिंग पे हूँ। मतलब ट्रेनिंग जो एकेडमी की है उसमें है या अभी ऑन द जॉब ट्रेनिंग में चले गए हैं? सर मैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग में हूँ, अभी पीसीडीए वेस्टर्न कमांड के अंडर में ऑन द जॉब ट्रेनिंग। कहाँ पोस्टेड है? सर चंडीगढ़ में। चंडीगढ़। आप अर्थशास्त्र के छात्र रहे हैं। मेरा एक प्रश्न है, अगर एक फिल्म निर्माता अपनी मूवी को यूट्यूब पे अपलोड कर दे तो उसके अलावा किन किन क्षेत्रों को आर्थिक नुकसान पहुंचेगा? सर कई प्रकार के क्षेत्र हैं जो मैं सोच पा रहा हूँ। पहला कि सर जो सिनेमा की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको नुकसान होगा। दूसरा सर जो मॉल में काम करते हैं, सिनेमा के आसपास जो लोग काम करते हैं उनको नुकसान होगा। तीसरा सर जो सिनेमा ले जाने के लिए जो ऑटो रिक्शास हैं, जो किसी भी प्रकार के यातायात के साधन हैं, उनको नुकसान हो सकता है। देखिए, हवाला की अगर हम बात करें तो देशों के बीच में इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसको रोकने के लिए या मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एफएटीएफ नाम की एक जो बॉडी है उसका गठन किया गया है। जी सर। किसने किया था? सर ये G7 के देशों द्वारा किया गया था, जिसमें मुख्यतः G7 देशों की एक मीटिंग में एफएटीएफ का गठन किया गया था। एग्जैक्ट सर जो ईयर है वो मैं भूल रहा हूँ। चलिए कोई नहीं। तो इसमें ग्रे सूची क्या होती है एफएटीएफ में? सर ग्रे सूची उन देशों को रखा जाता है जो व्यापक निगरानी के तहत कार्य करते हैं और जिन पर भविष्य में सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। कोई देश ऐसा है जिसको रखा गया उसमें? सर पाकिस्तान को अभी हाल ही में ग्रे सूची में रखा गया है। और किन्हें रखा गया ब्लैक सूची में? सर 2 देश हैं, ईरान और उत्तर कोरिया, जिनको ब्लैक सूची में रखा गया। चलिए, थैंक यू सर। रवि जी मैडम, आपके गांव का नाम बड़ा यूनिक है। जी मैडम। क्या मतलब है इसका? मैडम मेरे गांव है जो पहले एक मरुस्थल का क्षेत्र था। इंदिरा गांधी नहर आने के बाद में ये क्षेत्र पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया। तो एक प्रकार से नहर के योगदान को देखते हुए नहर से जो छोटी वितरिकाएं निकलती है जिनको माइनर कहते हैं, उनसे जो पानी की निकासी के द्वार होते हैं, उनके द्वारों के नाम पर गांव का नाम रखा गया है। तो डीएम का मतलब है कि डबजाल एडजॉइनिंग माइनर, जो इंदिरा गांधी की एक छोटी माइनर है जो डबजाल गांव से होकर प्रवाहित होती है, उसके नाम पर सर इसका नाम रखा गया। बहुत बढ़िया। ये बताएं कि क्या इंदिरा गांधी कैनाल आने के बाद से जो वहाँ का एग्रीकल्चर है उसको कुछ बुरा प्रभाव भी पड़ा है? जी मैडम, कुछ कुप्रभाव मैं देख सकता हूँ। जैसे कि जो सोयल सैलिनिटी की समस्या है वो वहां पर आई है, जिसको स्थानीय भाषा में सेम कहा जाता है। दूसरा कि फसल प्रतिरूप में विकृति उत्पन्न हुई है। जो गेहूं और चावल की फसलें हैं उन पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, जिससे लैंड डिग्रेडेशन और भूमि की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। तीसरा, वहां पर जो कीटों और नए रोग, मलेरिया जैसे रोग हैं, उनकी संख्या में वृद्धि देखी जा सकती है। बिल्कुल। आप डिफेंस सर्विसेज से एसोसिएटेड हैं। जी मैम। भारत में डिफेंस एक्सपेंडिचर कितना है? मैडम डिफेंस का बजट टोटल 5,25,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें 1,60,000 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में। मुझे बताइए, राजस्थान को रंगीला राजस्थान क्यों कहते हैं? मैडम राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि प्रकृति ने यहाँ पर भूरे रंग के अलावा कुछ भी नहीं दिया। तो राजस्थान वासियों ने इस चुनौती का सामना रंग बिरंगे चित्रों के द्वारा किया है। वहाँ की लोक कला, लोक संस्कृति, लोक चित्र, इस सभी में चटकीले रंगों का प्रयोग अधिक मिलता है, तो इसलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान। अच्छा, जेंडर कलर पेयरिंग के बारे में सुना है आपने? माफ कीजिए मैडम,
अच्छा, शब्द से मैं परिचित नहीं हूँ। आपने पिंक फॉर गर्ल्स और ब्लू फॉर बॉयज जी इसके मैम। बारे में सुना है? जी मैम। क्यों है ऐसा? गुलाबी रंग महिलाओं के लिए और नीला रंग पुरुषों के लिए, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? मैम, एक कारण मैं ये सोच पा रहा हूँ कि गुलाबी रंग है वो हल्का रंग है, लाइट रंग है और शांति का प्रतीक इसको माना जाता है, और नीला रंग है वो चटकीला रंग है, थोड़ा भड़काऊ रंग है, और पुरुषों को जनरली थोड़ा अधिक साहसी, क्रोधी आदि उपाधियों से सुसज्जित किया जाता है। तो एक ये कारण मैं सोचता हूँ। ये अगर कोई व्यक्ति 2 पैरों से भागता है यानी कि मनुष्य, और जानवर जो 4 पैरों से भागता है, दोनों में से ज्यादा तेज कौन भागेगा? ये बॉडी साइज पे और आकारिकी पे ज्यादा निर्भर करेगा। हाँ। कि कुछ जानवर में 4 पैर होते हैं लेकिन फिर भी हम उनसे तेज भाग सकते हैं, और कुछ जानवरों में 4 पैर होते हैं जैसे कि घोड़ा, हमसे तेज भाग सकता है। तो शायद शरीर की जो आकार है, आकारिकी है, उस पर अधिक निर्भर करेगा। ठीक है। आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप मुझे बताइए राजस्थान के कुछ प्रमुख साहित्यकारों के नाम। मैडम, रांगेय राघव जी है, उसके अलावा विजयदान देथा जी हैं, मीराबाई, दादू दयाल, बिहारी लाल जी, ये सभी राजस्थान से। रवि, आपको स्मॉल फार्मिंग एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद है? जी सर। तो किस तरीके के एक्सपेरिमेंट करते हैं आप? सर, कई स्तरों पर एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ। जैसे कोई एक बताइए। सर, एक के स्तर पर जो अभी रिसेंटली हमने सर ऑर्गेनिक जो गेहूं है उसका उत्पादन शुरू किया। अच्छा, ऑर्गेनिक की बात की जाए तो भारत के पड़ोसी देश में भी ऐसा एक एक्सपेरिमेंट हुआ जो कि बहुत ही घातक साबित हुआ है। जी सर। कौन सा देश है वो? सर, श्रीलंका में ऐसा। तो श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है उसके अगर 2-3 मूल कारण बताने हो तो कौन से कारण है? सर, पहला तो कोविड-19 जो बीमारी है उसकी वजह से वहाँ का जो एक मुख्यतः टूरिज्म ड्रिवन इकोनॉमी है उसको नुकसान हुआ है। दूसरा सर, जो एग्रीकल्चर में उनके द्वारा डिसीजन दिए थे कि कोई भी कृत्रिम फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट कर लिया था उन्होंने, फिर उसको वापस ले लिया गया। जी सर। और तीसरा सर, उनकी जो राजनीतिक और आर्थिक नीति है वहां पर भ्रष्टाचार बहुत अधिक है। सुनते हैं कि भारत को एक टू फ्रंट सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। जी सर। तो ये टू फ्रंट सिचुएशन कैसी सिचुएशन होगी? सर, टू फ्रंट सिचुएशन की जो एक तरफ पाकिस्तान के साथ में और दूसरे चाइना के साथ में हमें युद्ध जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे समय के लिए भारत को कैसी तैयारी करनी चाहिए? सर, जो पाकिस्तान के साथ में युद्ध होगा वहां पर हमें तीनों सेनाओं का प्रयोग अधिक करना पड़ेगा। चाइना के साथ में थल सेना मुख्य रूप से रहेगी, उसके साथ में एयरफोर्स भी उसकी सहायक की भूमिका में रहेगी। तो एक प्रकार से मैं कहूँ तो एक थिएटर कमांड के स्तर पर हमें प्रयास करने चाहिए ताकि तीनों सेनाओं में अच्छे से कोऑर्डिनेशन करके हम इस स्थिति से निपट सकते हैं।